नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर श्री सुमुख। स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो यूनिवर्स चैनल में। सत्य घटनाओं पर आधारित बातें, ऋषि मुनि द्वारा कही गई सत्य बातें यहाँ पर कही जाती हैं। तो आइए आज जानते हैं जो हमारा विषय है वो क्या है। वो विवाह से संबंधित है कि विवाह के लिए क्या ज़रूरत है, कौन सा ग्रह इम्पॉर्टेंट है और क्या क्या चीज़ें विवाह विचार के लिए देखी जाती हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें और अधिक से अधिक इस प्रोग्राम को शेयर करें लोगों तक, ताकि उनको भी इसका लाभ पहुंच सके। आइए जानते हैं विवाह जो है वो बहुत ही वाइटल है। क्यों वाइटल है? ज़िंदगी में, लाइफ में हमारे 3 चेंजेस आते हैं। पहला, जब हम जहाँ जन्म होता है हमारा माता पिता के घर में, और फिर वहाँ से दूसरा क्या होता है जब हम कॉलेज में जाते हैं, जो कि सेकंड स्टेज है हमारे लाइफ का और बेसिकली सेकंड स्टेज है। फिर उसके बाद का स्टेज आता है जहाँ पर हम विवाह करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम एक ऐसे लोग के साथ यानी कि ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ते हैं जिससे कि हमारा जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, जिसे हम नहीं पहचानते। हाँ, कुछ लोग आप में से कहेंगे कि विवाह से पहले कुछ लोगों का संबंध होता है, लव को अरेंज में कन्वर्ट करेंगे तब तो वो पहचानते हैं। फिर भी वो इतना नहीं पहचानते कि उनका आचरण एक कमरे में आने के बाद क्या होगा। एक कमरे में आने का मतलब हुआ ये कि प्रेम में लोग बाहर मिलते जुलते हैं, लेकिन बाद में तो आप एक संसार शुरू करना कहते हैं उसको, यानी एक लाइफ आरंभ कर रहे हैं नया। तो विवाह क्या है? एक न्यूली लाइफ में आपको इंट्रोड्यूस करवाता है। तो ये लाइफ आपके लिए सूटेबल होगा, आपके लिए पॉजिटिविटी को लेकर के आएगा या फिर नेगेटिविटी को लेकर के आता है, ये तो हम लोग विचार करते हैं ना। बेसिकली क्या होता है, कुछ ज्योतिषी या पंडित आपको ये बताएंगे कि यह आपके लिए सूटेबल है, विवाह सूटेबल नहीं है, नेगेटिविटी का कारण बढ़ेगा, तो फिर पॉजिटिविटी का कारण भी बन सकता है। बेसिकली जो सत्य बात है 16 आने, वो ये है कि किस्मत में जो चीज़ें लिखी हुई होती हैं वो होकर के ही रहता है। इसे ही कहते हैं विधि का विधान। तो वो क्या है? 7वें घर से विचार किया जाता है विवाह कुंडली, यानी आपकी लग्न कुंडली जो भी है, लग्न से गिन करके, लग्न को पहला भाव गिनिए तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7वां घर जो होता है उसका मालिक विवाह का कारक होता है। लेकिन बेसिकली शुक्र ग्रह को विवाह का कारक माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि वो काल पुरुष की कुंडली का 7वां घर है, जिसका अध्ययन या विचार अधिकतर ज्योतिषी करना अक्सर भूल जाते हैं। यानी आपका लग्न कुंडली में मान के चलिए मकर लग्न है, तो फिर 7वां घर कौन सा है? मकर लग्न से मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, यानी कर्क का मालिक कौन है? तो चंद्रमा है। तो वो लोग 7वें घर के मालिक चंद्रमा का विचार करके बता देंगे कि कैसा होगा विवाह जीवन या फिर नहीं। लेकिन गलती कहाँ हो जाती है उनसे कि काल पुरुष के भी 7वें घर को देखना उतना ही आवश्यक है जितना कि लग्न कुंडली में 7वें घर को देखना। क्यों? क्योंकि सनातन पद्धति के अनुसार मेष राशि को काल पुरुष का सिर माना गया है। तो वहां से काउंटिंग करने पर 7वां घर यानी 180 डिग्री, मैथमेटिक्स मैंडेटरी है कि एस्ट्रोलॉजी में आएगी। तो फिर 7वां घर जो 180 डिग्री है वो है कौन सा? शुक्र। शुक्र को नैसर्गिक शुभ ग्रह भी माना गया है और भौतिक सुखों का कारक ग्रह भी माना गया है, आध्यात्मिक नहीं। तो भौतिक सुख का मतलब क्या हुआ? विवाह एक भौतिक सुख है। तो फिर वहां पर क्या? और शुक्र क्या है? तो नारी ग्रह भी है खुद। और क्या है? तो सफिस्टिकेटेड प्लैनेट है। तो विवाह जीवन में हम लोग को क्या है? बहुत सफिस्टिकेटेड तरीके से चलना पड़ता है, थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली हैंडल करना पड़ता है सिचुएशन को, क्योंकि विवाह के बाद हमें जो संबंध प्राप्त होते हैं वो हमारे लाइफ में चलने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको ससुराल पक्ष कहते हैं। दोनों की तरफ से ही है ये बातें। तो शुक्र को नैसर्गिक रूप से भौतिक सुख का कारक माना गया है। तो शुक्र का पोजीशन को कुंडली में विचार कर लेना अति आवश्यक है। और विवाह विचार के लिए जो मिलान कुंडली होती है, जिसे गुण विचार भी कहा जाता है, यानी मैच मेकिंग कहते हैं, तो वहाँ पर 36 गुणों का आकलन होता है, जिसमें क्या क्या विचार 8 सेक्शंस होते हैं, जिसमें विचार किया जाता है कहाँ वर्ण से शुरू होती है और आखिरी में नाड़ी तक आकर के उसकी गणना, यानी भकुट और नाड़ी, गण
तारा, ये सब बहुत सारे, योनि, ये सब बहुत सारे सेक्शंस है, यानी 8 सेक्शंस हैं जिसको कुल मिलाकर के तय किया जाता है कि पात्र और पात्री अर्थात मेल एंड फीमेल जो दोनों का जो मिलाप हो रहा है वो सूटेबल है या नहीं है। अक्सर ज्योतिषी यहाँ पर भी क्या गलत करते हैं, या फिर ये तथ्य आप लोगों को आज तक शायद नहीं बताया गया, वो 36 गुणों का विचार कर देते हैं और वहाँ पर 36 में अगर 25 से ऊपर गुण आ गए तो उसको बिल्कुल हाईली सूटेबल मानते हैं। 18 गुण से अधिक आ गए, मतलब 18 गुण आ गए तो फिर विवाह के लिए बिल्कुल परमिशन दे देते हैं, और 22-23 के ऊपर इसको एवरेज माना जाता है। पहले ही मैंने कह दिया 25 से ऊपर को बहुत अच्छा माना जाता है, 36 में 30 से ऊपर आ जाए तब तो फिर क्या कहने। लेकिन सत्य बातें जो है वो अक्सर आपको नहीं बताई जाती, जो आज बताई जाएंगी। मैंने व्यक्तिगत तौर पर भी देखा है और ज्योतिष शास्त्र में मुनि ऋषियों ने इन बातों को पूर्ण रूप से कहा है, साफ साफ कहा है कि सिर्फ अगर गुणों के नंबर पर अगर आप चले जाएं तब तो फिर किसी ज्योतिषी की आवश्यकता ही क्या है। मैं तो कहूंगा आप लोगों को कि आप एक सॉफ्टवेयर खरीद लीजिए एस्ट्रोलॉजी का, और फिर उसको फिट कीजिए। वहां पर ये डेटा अगर दीजिएगा, बॉय एंड गर्ल दोनों ऑप्शंस होते हैं, यानी मेल एंड फीमेल, वहां पर ऑटोमेटिकली आपको वो पॉइंट मिल जाएंगे और आप तो खुद ही विचार कर सकेंगे, यानी स्वयं विचार करके ही आप शादी दे सकते हैं लड़के और लड़की की। इसके लिए एस्ट्रोलॉजर को जाकर के पेमेंट देने की, यानी उनके पारिश्रमिक मूल्य देने की क्या आवश्यकता है। बात को सोचिएगा जरा, समझने की बात है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है सीधा साधा तौर पर कि अगर कुंडली में गुण का विचार मार्क्स के आधार पर ही किए जाते तो फिर सभी शादी सफल होते जिसका अंक जो है 28 से ऊपर है या 30 से ऊपर है। फिर वहां पर भी असफलता क्यों? मैं कई उदाहरण दिखा दूंगा जहां पर 30 से ऊपर जाने पर भी विवाह संबंध टूट गए हैं, यानी डिवोर्स का मामला आया है, सेपरेशन हो गया है, 7 साल में किसी एक की मृत्यु हो गई है, या तो वर या वधू की। क्यों? ये क्यों जहां से आता है वहां से आपको और भी सवालों उत्पन्न होंगे और जवाब भी आपको मिलेंगे। और इसके विपरीत कहा जाता है कि 18 के बाद मार्क्स को परमिट किया जाता है, तो 18 से नीचे आने पर उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। और यहाँ पर भी मैं कई उदाहरण दे दूंगा आपको, जहाँ 36 में 10 गुण मिले हैं, 10 गुण के भी नीचे मिले हैं, कम अंक मिले हैं, फिर भी विवाह जीवन बहुत ही अच्छी तरह से निर्वाह हुआ है। भगवान के आशीर्वाद से, ईश्वर के आशीर्वाद से उनका जीवन सफल रहा है। फिर आप आएंगे उस क्यों पर, वाई पर, और वाई का जवाब आपको ये मिलेगा कि पॉइंट ही सिर्फ क्राइटेरिया नहीं है। जैसे कि मैं उदाहरण दूं कि परीक्षा में अच्छे नंबर लाने वाले ही बच्चों को नौकरी नहीं मिल पाता। अगर ऐसा हुआ होता तो 80% के ऊपर जो मार्क्स लेकर के आते हैं परीक्षाओं में तो उनको लेटर मार्क्स कहा जाता है, और 90% के ऊपर जो ले आते हैं वो तो ब्रिलियंट या क्रीम स्टूडेंट्स कहलाए। तो फिर अक्सर क्यों ऐसा देखा जाता है कि वो उन लोगों को भी आप नौकरी नहीं मिलते हुए आप लोगों ने देखा होगा, या स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब में। ऐसा क्यों होता है? तब तो ऐसा होना चाहिए ना, 80% के ऊपर या 70% से अब जो नंबर पाते हैं अप टू 90-95, वो उनको नौकरी मिलनी चाहिए, बहुत अच्छा पेमेंट सैलरी होना चाहिए उनका। और जो 60 के नीचे या सेकंड डिवीजन मार्क्स पे आते हैं उनको तो शायद नौकरी मिलनी ही नहीं चाहिए। लेकिन आप अगर पता लगाएं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक ऑब्जर्वेशन भी है और बिल्कुल प्योर मैथमेटिक्स है, स्ट्रॉन्ग लॉजिक पर बेस्ड है, यानी आधारित है। आप पाएंगे कि मीडियोकर स्टूडेंट्स जो हैं, जो 60 मार्क्स या 45% से 60-65% के मार्क्स पर हैं, वो अधिक नौकरी में स्थापित हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि क्रीम स्टूडेंट्स को या जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स उनको नौकरी नहीं मिली, लेकिन उनको तो मिलनी ही चाहिए, लेकिन फिर भी वहां पर ऐसे केसेस हैं। उसी प्रकार क्यों मैं कहना चाह रहा हूं, मेरा कहने का तात्पर्य है अ ग्रेट और ब्रिलियंट स्टूडेंट इज नॉट ओनली गॉज्ड बाय मार्क्स ओनली, यानी मार्क्स यानी नंबर ही सिर्फ क्राइटेरिया नहीं है किसी का विद्वता को मापने का, यानी नंबर कोई यंत्र नहीं है जो विद्वता को माप ले या उसका मेजरमेंट कर ले। उसी प्रकार विवाह के लिए भी नंबर जो है 36 गुणों में जो वो नंबर है वो एक सेक्शन मात्र है जिसका विचार किया जाता है। जैसे कि नंबर का विचार परीक्षाओं में एलिजिबिलिटी के लिए किया जाता है, जहां पर स्क्रूटनी करने में सुविधा होती है पैनल्स को कि ग्रेजुएशन लेवल के लिए ये परीक्षा दी गई, या फिर मास्टर्स के लिए, या फिर पीएचडी जिन्होंने किया है उनके लिए इस तरह के परीक्षा में वो आ सकते हैं, एक क्राइटेरिया है।
उसी प्रकार विवाह के लिए ये एक क्राइटेरिया मात्र है जहाँ नंबर से गुणों का विचार किया जाता है, लेकिन असल विचार जहाँ पर है उसके बारे में कहा ही नहीं जाता। उनमें से एक सेक्शन है वो है नक्षत्र, उनमें से एक सेक्शन है जो है मांगलिक विचार, उनमें से एक विषय है जो कि पाप ग्रहों के पोजीशन को दर्शाता है कि अगर किसी एक की कुंडली में मांगलिक दोष है, जो कि मैंने पहले बताया है कि मांगलिक दोष का क्राइटेरिया क्या है। हालांकि वो विषय इतना बड़ा है कि एक विषय को बताने के लिए शायद 5 एपिसोड भी कम लगे, फिर भी मैंने बताने का प्रयत्न किया है आपको सरल तरीके से। तो मैं यहाँ भी बता दूं कि ये जो सेक्शंस है इनको प्रॉपरली माइन्यूटली देखने की आवश्यकता है, और वहाँ से ही इन सत्यों का पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो विवाह में गुण विचार यानी मैच मेकिंग पॉइंट्स के अलावा नक्षत्र को देखना चाहिए, नक्षत्रों की डिग्री को देखना चाहिए, दोनों की महादशाएं जो चल रही है और अंतरदशाएं जो चल रही हैं वो बातें करती हैं। तो वहाँ से उन तथ्यों को ढूंढना होगा कि किसके लिए क्या सूटेबल है, और फिर क्या देखना होता है कि मांगलिक दोष विचार को करना पड़ता है कि किसी एक की कुंडली में मांगलिक है या नहीं। अक्सर क्या होता है कि किसी पेड़ से शादी करवा देते हैं, केले के पत्ते से शादी करवा दी जाती है, केले वृक्ष से, यानी केला के वृक्ष से शादी होती है, लेकिन ये भी उस प्रॉब्लम को दूर नहीं कर पाता, क्योंकि अगर किसी कुंडली में कुछ बुरा फलादेश लिखा हुआ है तो वो कभी खंडित नहीं होता। जो ऐसा क्लेम करते हैं तो वो अपने आप को शायद भगवान मानते होंगे ऐसे ज्योतिषी। जो फैक्ट है वो फैक्ट रहेगा, किसी में भी क्षमता नहीं है ऊपर वाले द्वारा लिखे हुए, जो कलम से उन्होंने लिखा है ऊपर वाले ने, उसको गलत साबित कर दे, काट दे या इरेजर से मिटा दे। अगर ऐसा होता तो वो ज्योतिषी या पंडित, मैं उनको आह्वान करता हूँ, चैलेंज भी करता हूँ, अपनी किस्मत को पहले बदल करके दिखा दे। मैं तो कभी ऐसा क्लेम नहीं करता कमर्शियल बेनिफिट के लिए, एटलीस्ट अपने। तो ये जो चीज़ है मांगलिक दोष, जो मैंने कहा, अगर मांगलिक दोष किसी कुंडली में है तो फिर वो विवाह उस तरह से करवाने से भी नहीं दूर होता। देखना ये पड़ता है कि दूसरे की कुंडली में पाप ग्रह किस भाव में अवस्थित हैं। अगर वहाँ पर क्राइटेरिया है, अगर वो वहाँ पर अवस्थान नहीं करते उन भावों पर जहाँ उनको होना चाहिए, इस फॉर्मूला को काटने के लिए, यानी माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू प्लस, या माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, अर्थात ऋण जो ऋण इज इक्वल टू दोष मुक्त। तो अगर ये चीज़ देख ले तभी जाकर के ये सत्य चीज़ों को जान सकेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस प्रोग्राम को शेयर करें अधिक से अधिक, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें, और कमेंट बॉक्स में अपने वैल्यूएबल क्वेश्चंस लिखना ना भूलें। अगर कोई सुझाव है तो वो सजेशन को भी लिख करके दें। लाइक का बटन दबा दें अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा, अलग लगा तो। नमस्कार।